हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KB एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 6 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा देश हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चाइना हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, जबकि दुनिया में सबसे पहला देश जर्मनी है। चीन की CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन का अनावरण किया है, जो एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और ईंधन के बिना इसकी परिचालन सीमा 600 किलोमीटर है। 1175 किलोमीटर का रिकॉर्ड इस सितंबर में जर्मनी में एलस्टॉम की कोरोडिया आइलैंड सीरियन ट्रेन द्वारा स्थापित किया गया है। और देखें, भारत भी अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों के अनुसार भारत को 2023 तक अपनी पहली यात्री हाइड्रोजन ट्रेन मिलने की संभावना है। इससे पहले जर्मनी दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन बेड़े का संचालन करने वाला पहला देश बन गया है, जबकि एशिया का सबसे पहला चाइना है। जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन को फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी एलस्टॉम ने द्वारा निर्मित किया गया है। हाइड्रोजन को परिवहन उद्योग में जीवाश्म ईंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिस्थापन के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बिजली कंपनी के कपास ने गुजरात में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया? किस भारतीय बिजली कंपनी ने कपास गुजरात में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी NHPC, ऑप्शन नंबर सी NTPC, ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी NTPC ने बिजली कंपनी में कपास गुजरात में भारत का पहला हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने घोषणा की है कि उसने कपास सूरत गुजरात में पॉइंट नेचुरल गैस PNG नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। और देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगी और 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगी। वह ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर एक राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ की भी शोभा बढ़ाएंगी। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां आम लोगों में संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए राजभवन में संविधान उद्यान बनाया गया है।
पार्क में संविधान निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की क्रियाओं की ऊंची ऊंची प्रतिमाओं का मॉडलों व आदि चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए कितने प्रवासी भारतीयों का चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 80। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 27 भारतीयों का चयन किया गया है, प्रवासी भारतीयों का चयन किया गया है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और प्रसिद्ध कनाडाई वैज्ञानिक डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 27 प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं, जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा, जो इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन अन्ना राजा मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन तनुश्री पारेख, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन एनी अब्राहिम, ऑप्शन नंबर डी कैप्टन शिव चौहान। आंसर हो जाएगा हमारा कैप्टन शिव चौहान सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और देखें, भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। राजस्थान की कैप्टन शिवा सिंह चौहान बंगाल से पर की हैं। वह 15,632 फीट की ऊंचाई पर कुमार पोस्ट पर तैनात है, जहां रात का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट का नाम प्रसिद्ध सेना पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने से पहले सियाचिन के पहले अभियान का नेतृत्व किया था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत सरकार ने सियाचिन के युद्ध क्षेत्र में सियाचिन पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। असम में मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। असम सरकार ने परिवार के सदस्यों को 15.20 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करके एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवा महल के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन भी किया है, जो 1 जनवरी 2024 तक पूरा होना है। इस महल का निर्माण 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ ने गदाधर नदी के तट पर मटियाबाग नामक एक छोटी सी पहाड़ी पर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई प्रशांत डाक संघ APPU के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ऑप्शन नंबर बी मिस्टर लिन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विनीत पांडे, ऑप्शन नंबर डी मिस्टर युंग हुई। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को एशियाई प्रशांत डाक संघ महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। भारत इस महीने से बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय संभालेगा। एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है।
एशियाई APPU एशियाई प्रशांत डाक संघ का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार, सुविधा और सुधार करना है और डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य कार्मिक डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव के रूप में पदभार संभालेंगे। यह पहली बार है कि कोई भी भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को संभालेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है जो वाराणसी से असम तक चलेगा? ऑप्शन नंबर ए सिंफनी ऑफ द सीज, ऑप्शन नंबर बी वंडर्स ऑफ द रिवर्स, ऑप्शन नंबर सी गंगा विलास क्रूज, ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन लग्जरी क्रूज। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गंगा विलास क्रूज जो वाराणसी से असम तक चलेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम में डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस क्रूज का नाम गंगा बिलास क्रूज है। विदेशी पर्यटकों के साथ लग्जरी क्रूज 50 दिनों की अवधि में भारत में गंगा, भागीरथी, हुगली और ब्रह्मपुत्र नदी और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 87 नदी प्रणालियों के लगभग 4000 किलोमीटर को कवर करेगा। क्रूज 50 प्रमुख पर्यटक स्थलों को कवर करेगा जिसमें कुछ विरासत स्थल हैं। वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन डेल्टा जैसे अभयारण्य भी शामिल हैं। क्रूज बांग्लादेश में 1100 किलोमीटर की यात्रा करेगा। वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज किस सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर चलने की उम्मीद है? सरकार के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पहल के लिए अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज और JM बक्सी रिवर क्रूज के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ के अध्यक्ष पद की घूर्णन परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन नंबर ए चेक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वीडन ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता की है। स्वीडन ने चेक गणराज्य के बाद 1 जनवरी 2023 को वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है, जबकि 2022 में जिसने दूसरे छमाही में परिषद का नेतृत्व चेक गणराज्य ने किया था। स्वीडन 30 जून 2023 तक 6 महीने के लिए अध्यक्षता का पद संभालेगा। यह तीसरी बार है जब स्वीडन ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है, जबकि पिछले साल फ्रांस और चेक गणराज्य ने 6 महीने के लिए राष्ट्रपति पद संभाला था। 2021 में स्लोवानिया और पुर्तगाल ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी नागपुर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां सत्र 3 जनवरी को नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 को वर्चुअली संबोधित किया था। ISCC भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा। इस वर्ष की ISS भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ISC
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य आकर्षण महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों की समावेशी भागीदारी के साथ सतत विकास का उद्देश्य है। ISSC भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 भारत में होने वाले इस साल की पहली सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।